ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसके नाम में ही है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित करना। तो क्या परिवर्तित करेंगे हम इससे? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज और उसकी धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों को हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। इसीलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मर रखा गया है। तो मैंने क्या बताया, क्या क्या आप परिवर्तित कर सकते हैं। पहले, ट्रांसफॉर्मर किस शब्द से बना हुआ है? ट्रांसफॉर्म शब्द से बना हुआ है। और ट्रांसफॉर्म शब्द का मतलब क्या है? परिवर्तित करना। क्या परिवर्तित करेंगे हम इसमें? इसमें हम दो चीजों को परिवर्तित करेंगे। एक तो एसी वोल्टेज को भी परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, एसी करंट को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों के कैरेक्टर्स आपने विद ग्राफ पढ़े हुए हैं अपने इस लेसन में। हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है ये सब बदलने की। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपके घर में जो भी एसी आती है, जो वैद्युत धारा आती है, प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा, वो प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। लेकिन आपको आपका मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए तो हमको केवल 5 वोल्ट चाहिए बस। लेकिन हमको मिल कितनी रही है? 220 वोल्ट। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मोबाइल पे नहीं लगा सकते हम, क्योंकि आती है 220 वोल्ट पे और ज़रूरत हमको 5 वोल्ट पे है, 4 वोल्ट पे हमको ज़रूरत है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम मोबाइल और इस अल्टरनेटिंग करंट के बीच में एक चार्जर लगाते हैं। चार्जर में ट्रांसफार्मर लगा है और ट्रांसफार्मर उस 220 वोल्ट को ट्रांसफॉर्म करके 4 वोल्ट बना देता है, 5 वोल्ट बना देता है। तो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट बना देना ये ट्रांसफार्मर का काम है। और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज कभी बढ़ाएंगे तो कभी घटाएंगे। अभी मैंने मोबाइल की बात की है तो वोल्टेज आपने घटाया है, कभी कभी वोल्टेज हमको बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है। आप लैपटॉप चलाओगे, टेलीविज़न चलाते हो, उसके लिए वोल्टेज कुछ दूसरा चाहिए, लेकिन मिल तो 220 रहा है हमको, तो वहाँ पर भी हमने ट्रांसफार्मर लगाया। तो ट्रांसफार्मर का काम ही है ट्रांसफॉर्म करना। किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है? तो आंसर ये एसी वोल्टेज और एसी करंट के कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। कभी तो हमको वोल्टेज को कम करने की ज़रूरत पड़ती है और कभी हमको वोल्टेज को बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। हर बार हम वोल्टेज को कम करते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी हम वोल्टेज को इंक्रीज भी करते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है। अभी हम उसको देखेंगे कि कहाँ हम बढ़ाते हैं और कहाँ पर वोल्टेज हम कम करते हैं। फिलहाल सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ। इंट्रोडक्शन समझ पाए कुछ आप? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। समझ आ रहे हैं आपको? तो इंट्रोडक्शन में नोट कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के मान को परिवर्तित कर सकती है। नंबर 2, ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, इसको भी देखना है कि फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर हमारा ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफार्मर, अभी हाल ही में आपने एक सिद्धांत पढ़ा हुआ, एक फिनोमिना पढ़ा हुआ जिसका नाम होता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। दो घटनाएं पढ़ी इस तरीके से, एक स्वप्रेरण और एक अन्योन्य प्रेरण। उनमें से अन्योन्य प्रेरण पर यह आधारित होता है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन बोला गया है,
म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, उस प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत आप सभी को याद होगा कि अन्योन्य प्रेरण में होता यह था कि हम दो कॉइल्स लगाते थे अगल बगल या आमने सामने एक के ऊपर एक। उसके लिए आपको बताया भी गया था कि सबसे अच्छा पेयर कब बनता है, जब एक भी फ्लक्स वेस्ट ना हो, एक के ऊपर एक कॉइल लपेटते हैं उस वक्त। तो अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं, उनमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उस धारा के मान में तेजी से परिवर्तन होता है। तो जब उसमें तेजी से परिवर्तन होता है धारा के मान में, तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को हमने बोला अन्योन्य प्रेरण। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आपको याद रखना है, एक एक नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग तरीके से, उनमें कौन से ऑप्शन को टिक करना है आपको? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। इसमें हम इसका डायग्राम देखेंगे और डिस्क्रिप्शन करेंगे कि ये कैसे आखिरकार बनता है, कैसे बनाया जाता है इसको। इसमें जो आप बनाते हैं ट्रांसफार्मर, डायग्राम मैं इसका सबसे पहले बनाऊंगा। तो ट्रांसफार्मर के लिए जैसा कि आपने देखा कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब अगर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है तो इसमें आपको 2 कॉइल्स चाहिए और उन 2 कॉइल्स को कहीं पर हम लपेटेंगे, एक कॉइल लपेटेंगे, उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेटेंगे। तो हम ये दोनों कॉइल्स कहाँ लपेटेंगे? तो उसका आंसर ये है कि इन दोनों कॉइल्स को लपेटने के लिए हमको कोई फ्रेम चाहिए, उस फ्रेम में हम दोनों कॉइल्स लपेटेंगे। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सबसे सुइटेबल फ्रेम किस चीज का रहेगा? तो हमारा आंसर ये है कि जिस चीज में मैग्नेटिक फील्ड कन्वीनियंटली, बड़ी सुविधा पूर्वक ट्रेवल कर सकता है, उस मटेरियल का आप फ्रेम बनाएं। फिर से सुनिए मैंने क्या बताया कि जिस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकता है, बड़ी आसानी से उसमें गमन कर सकता है, उस पदार्थ का आप फ्रेम बनाइए। और इस काम के लिए सबसे सुइटेबल फ्रेम आपका नर्म लोहे का होता है, सॉफ्ट आयरन। नर्म लोहे का जो फ्रेम होता है उसमें बड़ी खास बात होती है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, ये यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं इतनी, मान लिया हमने अभी इतनी लाइंस जा रही हैं फिलहाल। कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नर्म लोहे का पीस, ये एक नर्म लोहे का गुटका हमने यहां पर रख दिया। ये सॉफ्ट आयरन पीस, नर्म लोहे का एक गुटका हमने रखा। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए। ये नर्म लोहे में होता ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये वाली लाइन तो इसके अंदर से जाएगी, ये भी इसके अंदर से जाएगी, ये वाली लाइंस इसके बाहर जा रही हैं। लेकिन नर्म लोहे में स्पेशलिटी ये होती है कि ये इन लाइंस को भी ऐसा अपने पास बुला लेता है और फिर ये लाइंस ऐसे चली जाती हैं इस तरह से। ये लाइन भी इसके अंदर से जाएगी और यूं ऐसे आ जाएगी। ये लाइन नर्म लोहे के अंदर से ऐसा जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ये भी ऐसा जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो नर्म लोहे की जो कोर होती है, नर्म लोहे का जो गुटका होता है, उसमें ये बहुत अच्छी स्पेशलिटी रहती है कि अगर आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखते हो तो वो सभी बल रेखाओं को अपने अंदर से बुला के उनको और अपने अंदर से पास करा देता है। नर्म लोहे में इतनी अच्छी खासियत होती है।
इसका मतलब नर्म लोहे में सबसे ज्यादा आसानी से चुंबकीय क्षेत्र ट्रेवल कर सकता है। इसलिए जो हम फ्रेम बनाते हैं कॉइल्स को लपेटने के लिए ट्रांसफार्मर में, वो हम सॉफ्ट आयरन का ही बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। नर्म लोहे की क्रोड कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम उसको? नर्म लोहे की क्रोड। अब थोड़ा देखिए कैसे करते हैं ये हमने नर्म लोहे की एक क्रोड ले ली और इस पर हम ऐसा कॉइल को लपेट देंगे। आपको याद है 2 कॉइल्स हमको लपेटनी है। एक कॉइल हमने ये लपेट दी और इसी के ऊपर एक दूसरी कॉइल भी हमने लपेट दी इससे, ये ऐसे। तो एक कॉइल हमने ये लपेट दी, एक कॉइल हमने उसके ऊपर और लपेट दी। इसमें से एक कॉइल जो होती है उसको आप सभी को याद होगा, बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, हिंदी में प्राथमिक कुंडली। एक जो दूसरी कॉइल होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। लेकिन जब हम ऐसा, और ये बीच में क्या लगाया हमने, ये चीज, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, नर्म लोहे की क्रोड बना करके, और उसके ऊपर हमने कॉइल्स को लपेट दिया। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है हमको। क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो इस तरीके का हम फ्रेम बनाते हैं, इसमें से जब नर्म लोहे में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा पास होती हैं, नर्म लोहे में से ऐसा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाली बल रेखाओं को आप देखिए, ये जो बल रेखाएं यहां से ऐसा चली जाएंगी, ये वाली, ये वाली जो बल रेखाएं निकलेंगी, ये फ्लक्स उसमें वेस्ट हो जाएगा। जितना फ्लक्स यहां पर बनेगा वो तो कॉइल में से लिंक हो जाएगा, लेकिन जो फ्लक्स ये वाला बनेगा, जो फ्लक्स नर्म लोहे की कोर में यहां से निकलेगा और यहां से इंटर करेगा, क्या ये आपकी किसी भी कॉइल से लिंक हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये वाला फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो फ्लक्स बनता है लेकिन हम उसका यूज तो नहीं कर पाते ना उसे, तो ये हमारा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। तो हम ऐसा फ्रेम नहीं बनाते। फिर हम कैसा फ्रेम बनाते हैं? तो हम उसका जो फ्रेम बनाते हैं वो ऐसा क्लोज्ड फ्रेम बनाते हैं, बिल्कुल बंद। कैसा बंद फ्रेम बनेगा उसको देखिए। ये ऐसा फ्रेम उसका बनाते हैं। फिर हम अब देखते हैं कि क्या इस फ्रेम में वेस्ट नहीं हुआ। देख लीजिए, इसका फ्रेम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ऐसा एक पूरा क्लोज्ड फ्रेम बनाते हैं, बीच में से खोखला रहेगा। मैं इसको और यहां पर बना के दिखा दूं आपको। ये जो फ्रेम रहेगा वो लगभग इस तरह का रहेगा, ऐसा फ्रेम रहेगा, ऐसा। अब इसमें फ्लक्स वेस्ट नहीं होगा क्या? देखो, फ्लक्स बना, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स ऐसा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा ये, फिर फ्लक्स ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा। अब ये इसी में घूमता रहेगा, अब फ्लक्स वेस्ट नहीं हो पाएगा आपका। और इसके एक तरफ हम लपेट देते हैं प्राइमरी कॉइल और इसके दूसरी तरफ हम लपेट देते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। हम अपना जो इनपुट देते हैं, इनपुट निवेशी,
वो हमेशा प्राइमरी कॉइल में देते हैं, और जो हम आउटपुट लेते हैं वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल में लेते हैं। तो जो हमारा इनपुट होगा, जो हमारा निवेशी होगा, वो हम प्राइमरी कॉइल में ही कनेक्ट करेंगे इनपुट, और सेकेंडरी कॉइल में यहां से हमको ये आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट क्या होता है? अभी हमने एक एग्जांपल आपको दिया कि आपके घर में एसी 220 वोल्ट पर आती है, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको कितना चाहिए? 5 वोल्ट। तो एक तरफ से 220 आएगा और दूसरी तरफ से 5 वोल्ट निकलना चाहिए। तो जो 220 आएगा इसको आप कहां लगाएंगे? इसको आप इनपुट में लगाएंगे, और जो 5 वोल्ट आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा? यहां आपको मिलेगा आउटपुट में। तो 220 वोल्ट हम देंगे उस ट्रांसफार्मर को, और वो हमको कितना बना के देगा? 5 वोल्ट, और उससे आपका मोबाइल चार्ज होगा। फिर तो निवेशी और निर्गत, निवेशी और निर्गत, इनपुट और आउटपुट, कुछ समझ आया आपको? इनपुट क्या होता है? जहां पर हम वोल्टेज उसको हम देते हैं, और जहां से वो हमको देता है वो चीज क्या होती है? आउटपुट। तो इनपुट हमेशा कहां पर आप देंगे? प्राइमरी कॉइल में, और आउटपुट आपको हमेशा कहां पर मिलेगा? सेकेंडरी कॉइल में आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम उसका एक फ्रेम बनाते हैं। और अब आप देखें, ये वाला फ्लक्स का जो लॉस हो रहा था, ये वाला फ्लक्स जो वेस्ट हो रहा था, अब ये फ्लक्स का वेस्ट इसमें खत्म हो गया। लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये कॉइल और ये कॉइल दोनों अलग अलग लिपटी हुई हैं, जबकि 100% फ्लक्स लिंक हो, इसके लिए तो हमने पढ़ा भी है, और अब आपको समझ में भी आता है कि एक के ऊपर एक लिपटा रहना चाहिए। अगर हम ऐसा लपेटेंगे तो भी फ्लक्स हमारा वेस्ट होगा। जो फ्लक्स ये इनपुट वाली कॉइल बनाएगी, क्या 100% फ्लक्स इससे लिंक हो पाएगा? आंसर है, नहीं हो पाएगा उससे लिंक। कुछ ना कुछ फ्लक्स हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम कैसा बनाते हैं? ऐसा भी नहीं बनेगा फिर तो। लेकिन अपने समझने के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो हम यही वाला फिगर स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हमें समझने में आसान रहता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम ऐसा नहीं बनाते। समझ रहे हैं आप? एक्चुअल प्रैक्टिस में हम इस तरीके का भी नहीं बनाते, क्योंकि इसमें भी फ्लक्स के लॉस होते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम कैसा बनाते हैं फिर? तो एक्चुअल प्रैक्टिस में फिर ऐसा बनाते हैं। ये जो फ्रेम बनता है, इसमें हम ये वाला फ्रेम और ये वाली चीज दोनों कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में। आयताकार फ्रेम भी रहता है और ये रॉड भी रहेगी, दोनों को कंबाइंड कर देंगे। अब दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो वो कैसा दिखेगा आप देख सकते हैं। वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। कुछ इस तरह का आपको दिखेगा ये, और इसमें हम कॉइल को लपेटेंगे। फिर एक कॉइल हम इसमें लपेट देंगे, ये ऐसे ले आएंगे। एक दूसरी कॉइल जो होगी उसको भी इसी के ऊपर लपेट देंगे और उसको इधर लेते चले जाएंगे। ये वाली कॉइल जो होगी इसमें से हम अपना इनपुट देंगे निवेशी, और ये वाली जो कॉइल होगी इस कॉइल से हम आउटपुट लेंगे। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। इस तरह का फिर हम उसका फ्रेम तैयार करते हैं। कुछ बात समझ में आती है आपको? सबसे पहली चीज, कॉइल्स को जिसमें लपेटना है वो किस चीज का बनाएंगे? हम नर्म लोहे का बनाएंगे। नर्म लोहे का हमने ऐसा फ्रेम बनाया, इसमें कॉइल लपेट दी। क्या इसमें कोई फ्रेम में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। ये वाला जो फ्लक्स होगा वो वेस्ट हो जाएगा, उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम कैसा फ्रेम बनाते हैं? बिल्कुल बंद फ्रेम बनाते हैं। बंद फ्रेम बनाकर जब हमने कॉइल्स को लपेटा तो ये वाला फ्लक्स तो रुक गया, ये वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये फ्लक्स बनाएगा वो 100% इससे लिंक नहीं होगा, फिर भी प्रॉब्लम है। तो फिर हम ऐसा भी नहीं बनाते। फिर कैसा बनाते हैं? आंसर है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये फ्रेम है और इसके बीच में हम इसको लगा देते हैं ऐसा। फिर इसमें हम कॉइल्स को लपेटते हैं।
और इसको कॉइल लपेट करके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हम बनाते हैं। और अब आपका फ्लक्स एक भी वेस्ट नहीं होगा। ये वाले फ्लक्स को वेस्ट होने से किसने बचा लिया? इस आयताकार फ्रेम ने। यहां के फ्लक्स को वेस्ट होने से किसने बचा लिया? ये जो एक के ऊपर एक हमने लपेट दिया, उससे वो वाला फ्लक्स लॉस हमारा बच गया। तो फाइनली जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम बनाते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में ट्रांसफार्मर की कॉइल ऐसे लपेटी जाती है। तो ट्रांसफार्मर में मेनली कितने पार्ट होंगे आपके? 3 पार्ट होंगे मेन। एक पार्ट क्या होगा? पहले तो ये फ्रेम जो होगा, नर्म लोहे की क्रोड। 3 भाग इसमें मुख्य रूप से होते हैं। पहला नर्म लोहे की क्रोड बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन कोर। दूसरा प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली। और थर्ड सेकेंडरी कॉइल। द्वितीय कुंडली। इस तरह से इसके ये 3 मेन पार्ट आपके हैं। ठीक है। अब इन 3 मेन पार्ट्स में इसको तो आपने देखा नर्म लोहे की क्रोड, ये तो नर्म लोहे की बनेगी, लेकिन अब इसमें और डिटेल में थोड़ा चलते हैं जरा। ये जो आपकी नर्म लोहे की क्रोड बनती है, इसका फ्रेम जब हम बनाते हैं तो इसके फ्रेम को हम ऐसा नहीं बनाते हैं कि नर्म लोहे का एक गुटका ले लिया पूरा हमने और बीच में एक रॉड लगा दी, उसमें लपेट दिया। ऐसा नहीं बनाते हम इसको। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। कैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी? आपने एक फिनोमिना पढ़ा है एडी करंट्स का, भंवर धाराओं की एक घटना पढ़ी हुई है आपने कि अगर लोहे की या धातु के किसी गुटके से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस गुटके के संपूर्ण आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और भंवर धाराएं की वजह से गुटका बहुत लाल हो जाता है, बिल्कुल गर्म होकर के। तो अगर हम ये नर्म लोहे का पूरा एक गुटका लगाएंगे और उस गुटके में हम कॉइल को लपेटेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी अब हमको कि नर्म लोहे का वो गुटका, देखिए पहली बात तो गुटका इतना मजबूत रहना चाहिए कि 2 की 2 कॉइल्स उसमें लिपट जाएं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गुटका ऐसा होना चाहिए नर्म लोहे का या जिसका भी हो कि पहली बात तो 2 कॉइल उसमें लिपट जाए एक के ऊपर एक, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस भी ना हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस ना हो उसके लिए नर्म लोहा, और एक के ऊपर एक कॉइल्स लिपट जाएं इसके लिए उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है तो हमको मोटा गुटका चाहिए, मोटा फ्रेम चाहिए। अब अगर आप मोटा फ्रेम बना दोगे तो मोटे फ्रेम में क्या प्रॉब्लम होगी कि जब इधर से इनपुट एसी लगाएंगे हम तो प्रत्यावर्ती धारा के मान में तेजी से बदलाव आएगा और उस परिवर्तन की वजह से इस गुटके के भीतर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा और इस गुटके के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी और भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से ये बहुत तेज हीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये भंवर धाराओं का इसमें खतरा रहता है। तो इनसे कैसे बचा जाए? फिर इनसे बचने का हमने एक उपाय ढूंढा कि भंवर धाराएं हमको इफेक्ट ना करें। अदरवाइज अगर पूरा का पूरा गुटका हम फ्रेम का लगाएंगे, देखो फ्रेम का गुटका हमको कैसा चाहिए, पतला चाहिए कि मोटा चाहिए? मोटा चाहिए, मजबूत चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 कॉइल एक के ऊपर एक लपेटनी है हमको। और नर्म लोहे, तो नर्म लोहे का मजबूत चाहिए, इसका मतलब मोटा बनाना पड़ेगा आपको। मोटा गुटका नहीं होगा काम नहीं बनेगा। तो अगर मोटा गुटका बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्लक्स परिवर्तन की वजह से उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं
और भंवर धाराओं की वजह से वो गुटखा 1 ही मिनट में गर्म होकर बिल्कुल रेड कलर का चमकने लगेगा। तो इतना गर्म हो जाएगा कि उसके पुर्जे गलना शुरू हो जाएंगे, तो हम गुटखा भी नहीं लगा सकते। फिर हम उसको कैसा बनाते हैं? तो उसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं, पूरा इतना मोटा अगर हमको बनाना है उसको, तो इतना मोटा फिर हम पूरा गुटखा नहीं लेते हैं। इतना मोटा बनाने के लिए हम उसमें पतली पतली पट्टियां बनाते हैं, जैसे ये स्केल की मोटाई की, इससे भी पतली, इतनी पतली पतली हम बहुत सारी पट्टियां बनाते हैं। आपको पूरा फ्रेम जो गुटखे का बनेगा, नर्म लोहे का फ्रेम, वो इतना मोटा चाहिए आपको, ठीक है, इतना ही मोटा आपको मिलेगा। बट उसमें हम करके अगर पूरा गुटखा लगा रहे तो प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको? क्या प्रॉब्लम आ रही? भंवर धाराओं की। तो पूरा गुटखा हम नहीं लगाते, फिर चाहिए हमको इतना मोटा गुटखा, तो इतना ही मोटा बनेगा। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, इतनी पतली पतली पट्टियां नर्म लोहे की बनाते हैं फिर हम, और उन पट्टियों को एक पट्टी, उसके बगल में दूसरी पट्टी, तीसरी, चौथी, और ऐसे करके 100 पट्टी जोड़ दी हमने इसमें। तो अब अगर इतनी मोटी मोटी 100 पट्टियां आप जोड़ देंगे तो इतना मोटा गुटखा तैयार हो जाएगा। तो नर्म लोहे का भी बना हुआ है और रोबस्ट भी है, बिल्कुल मजबूत भी है एकदम से। अब नर्म लोहे की कॉइल भी है और उसमें आप कॉइल लपेट, नर्म लोहे का कोर भी है और उसमें कॉइल को आप लपेट भी सकते हो। तो कैसे उसको हम बनाते हैं, उसको थोड़ा सा आप देखें। उसको बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके की पत्तियां बनाते हैं। इस तरह की पत्तियां बनाते हैं बहुत सारी, और एक अलग से ऐसा बनाते हैं ये। अब इस तरीके की पत्तियां एक नहीं बनाते, एक ऐसी पत्ती, उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसा करते करते हम कितनी लगा देते हैं, 100 पत्तियां। और इसका इस शेप का बना होना, इस शेप के बने होने से भंवर धाराओं का खतरा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको याद होगा जब भंवर धाराएं हमने पढ़ाई थी, उस समय ये बात आपको बताई गई थी कि अगर हम इस शेप का बना देते हैं गुटखा, पत्ती बना देंगे, तो भंवर धाराओं का खतरा बहुत कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा बनाने से करंट का रास्ता लंबा हो जाता है। करंट का रास्ता लंबा होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो करंट कमजोर पड़ जाएगी। तो हम उसको ऐसा बना देते, और ऐसा करके उसमें कितनी पत्तियां लगा देते हैं हम, ऐसा करते करते बहुत सारी उसमें पत्तियां हम जोड़ के उसको बना देते हैं इस तरह से, ऐसे। ये कुछ समझ आ रहा है फिगर आपको, कि इसमें एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी पत्तियां हम ऐसा जोड़ के रख देते हैं। और ये क्या चीज है, जब ये सारी पत्तियों को हम जोड़ देंगे, उसके बाद इसको यहां पर आकर ऐसा रिबीट कर देंगे हम। रिबीट आप समझते हैं, जब ये पूरा गुटखा ऐसा बन जाएगा, फिर उस गुटखे को बनने के बाद ये नीचे वाली जो चीज बनाई हुई है, ये आके उसको ऐसा जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि फ्रेम तो हमको ऐसा तैयार करना है ना पूरा। तो अगर ऐसा बनाएंगे तो ये फ्रेम ऐसा नहीं बनेगा, तो उसमें ये चीज में हम ऐसा यहां पर आके उसको रिबीट कर देंगे, स्क्रू लगा देंगे, टाइट कर देंगे एकदम। और एक चीज देखिए, ये जो पत्तियां इसमें जोड़ी जाती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अगर हमने नर्म लोहे की पत्तियां ली और सब पत्तियों को ऐसा जोड़ के इतना मोटा गुटखा बना दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं आ पाया। देखिए कैसे, या तो आप इतना मोटा नर्म लोहे का गुटखा लगा देते, और या तो आपने पत्तियां काट काट के इतना बड़ा मोटा कर दिया, लेकिन सभी पत्तियां अलग अलग थी। पर जब आप उनको चिपका के जोड़ के रिबिट कर देंगे, टाइट कर देंगे एकदम, यहां पर आप रिबिट लगा देंगे, बिल्कुल कस देंगे बहुत जोर से, तो पत्तियां तो सब एक दूसरे में ऐसा चिपक गई ना। अगर पत्तियां सब एक दूसरे में चिपक गई तो फिर ये गुटखा बन गया पूरा।
गुटके जैसा तो बिहेवियर हो जाएगा उसका। और अगर फिर से गुटका बन गया तो इसके यहां पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो सकती हैं। समझ आ रहा है आपको? तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? उसके लिए भी हमने एक अरेंजमेंट किया कि ये जो पत्तियां हम बनाते हैं, इन पत्तियों को सिर्फ पत्तियां लगा लगा के जोड़ते नहीं जाते। एक पत्ती हमने बनाई, जितनी भी पत्तियां, हमको 100 पत्तियां जोड़ के लगानी है। एक पत्ती हमने उठाई, पहले हम उसको वार्निश में डुबाते हैं, वार्निश में डुबाते हैं, उसको निकाल देते हैं। सुखा लिया उसको हमने, तो वार्निश में डुबाया, निकाला, सुखा लिया, तो क्या होता है, वो जो पत्ती हमारी बनती है उसको, उसके ऊपर वार्निश की एक लेयर आ जाती है। वार्निश अपनी एक मोटी परत बना लेता है। और वार्निश एक बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कुचालक होता है। ऐसे ही जितनी पत्तियां हमको जोड़नी है, सब पत्तियों को ऐसे ही वार्निश में डुबा डुबा के उनको हमने एक एक लेयर उनके ऊपर वार्निश की बना दी। और अब इसके बाद फिर हम उसको एक के बाद एक जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो डायरेक्ट नर्म लोहे की इस आकार की पत्तियां बनाकर नहीं जोड़ते हम, पत्तियां बनाते हैं, बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, वार्निश में डुबाते हैं, डुबा करके उसको सुखा लेते हैं, तो उसके ऊपर वार्निश एक अपनी परत बना लेती है। और वो परत कुचालक परत होती है। और इसके बाद फिर हम एक के बाद एक ऐसा पत्तियां जोड़ देते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? अगर आपने वार्निश नहीं लगाया तो क्या होगा? वार्निश नहीं लगाया तो जब सब पत्तियां जोड़ के गुटका बनेगा तो वो पूरा सुचालक बन जाएगा और भंवर धाराएं उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। हम चाहते हैं भंवर धाराएं उत्पन्न मत हो, तो हम चाहते हैं कि इनके बीच आपस का कोई कनेक्शन ना रहे, इसलिए हम पत्तियों को वार्निश में डुबा डुबा के और तब जोड़ते हैं उनको। इससे हर पत्ती के बीच में एक वार्निश की परत आ जाती है। फिर कोई भी दो पत्तियां रखी तो ऐसे रहती हैं वो, लेकिन वार्निश की लेयर आ जाने से कोई भी दो पत्तियां आपस में जुड़ नहीं पाती और इससे ये वाली भंवर धाराओं का खतरा खत्म हो जाता है, नहीं रह जाता। फिर अब कौन सी भंवर धाराओं का खतरा है? तो भंवर धाराएं फ्रेम में ऐसे भी तो बन सकती हैं, ये वाली ऐसे बन सकती हैं भंवर धाराएं। उसके खतरे को दूर करने के लिए हमने क्या किया, देखो फ्रेम ऐसा बना दिया। अब करंट को कितना लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, ऐसे आएगी करंट, ऐसे आएगी, इस तरह से, ऐसे करंट का रास्ता। तो करंट का रास्ता हमने बहुत लंबा कर दिया। अगर करंट का रास्ता लंबा कर दिया तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा होने से करंट भंवर धाराएं कमजोर पड़ जाएंगी, फिर उनका इफेक्ट नहीं आएगा, कम हो जाएगा उनका इफेक्ट। तो भंवर धाराओं के खतरे को हमने ऐसे दूर किया। कैसे दूर किया बताएं? कि ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के खतरे से बचने के लिए आपने क्या किया? दो काम। पहला, हमने नर्म लोहे का पूरा गुटका नहीं लगाया बल्कि पत्तियां बनाई उनकी और पत्तियों को जोड़ा, ई शेप की पत्तियां बनाई हमने। दूसरा, हमने उसका उपाय क्या किया कि एक पत्ती से दूसरी पत्ती को जोड़ते वक्त हमने वार्निश उनके बीच में लगा दी, तो उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ कंप्लीटली खत्म हो जाता है और फिर उनके अंदर एडी करंट्स नहीं बन पाती। और जब ये गुटका बन जाएगा मोटा सा, उसके बाद ये जो अलग फ्रेम रखा हुआ है इसको यहां पर इसमें लगा देंगे और लगाकर इसमें रिबिट कर देंगे। हम सीधे स्क्रू लगा देंगे, टाइट कर देंगे इसको बड़ी तेज, ताकि ये हिले डुले नहीं, इतना टाइट कर देंगे उसको हम। तो ये आपका होता है डिस्क्रिप्शन। और ये इतने सारे डायग्राम, आप सारे डायग्राम भी बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमको क्या दिखाता है डायग्राम कि नर्म लोहे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर खींचने की पावर होती है, इसीलिए हमने किसका फ्रेम बनाया? नर्म लोहे का। पहले ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, इसमें भी काम नहीं बना, तब ऐसा बना। और एक्चुअल में ये देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है नर्म लोहे। और हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, देखो आपको ये जो पट्टियां बना बना के हम जोड़ते हैं ना, अलग अलग पट्टियां,
इनको हम स्टेपल्स बोलते हैं। ये अलग अलग जो पट्टियां बना के जोड़ी हैं आपने, इनको क्या कहा जाता है? स्टेपल्स कहते हैं इनको। आप पट्टियां भी बोल सकते हो, नर्म लोहे की पत्तियों को वार्निश लगा के हम चिपकाते हैं, इसको आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो? स्टेपल्स भी बोल सकते हो। तो ये नर्म लोहे की पत्तियों को हम स्टेपल्स कहते हैं। तो नर्म लोहे की क्रोड कैसे बनाई गई है? क्या अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? बताएं मुझे अच्छा एक बार, अगर आपको आ गया है, नर्म लोहे की क्रोड कैसे बनाई जाती है? क्या कैसा गुटका चाहिए हमको? मोटा चाहिए या हल्का चाहिए? मोटा चाहिए। मोटा क्यों चाहिए? क्योंकि दो दो कर्स हमको उसमें लपेटनी है, तो मजबूत चाहिए हमको, और मजबूती के लिए हमको उसमें मोटाई चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे? क्या पूरा एक गुटका काट के हम उसके ऊपर ऐसा कॉइल लपेट देंगे? क्यों ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम लोग? भंवरधाराओं के खतरे से हमको बचना है, और अगर हम वैसा कर देंगे तो भंवरधाराएं उत्पन्न होंगी और डिवाइस बहुत जल्दी हीट हो जाया करेगी, तो हम वैसा नहीं बनाएंगे। फिर कैसे बनाते हैं बताइए? फिर हम ई शेप की पत्तियां काटते हैं, और जितना मोटा हमको चाहिए उतनी पत्तियां हम जोड़ जोड़ के उतना मोटा उसको बना देते हैं। तो बस पत्तियां काट के ही जोड़ दो, सीधे काम बन जाएगा आपका? नहीं बनेगा। पत्तियों को सबसे पहले क्या करो? वार्निश करो। वार्निश करने से क्या फायदा आएगा? कि जब दो पत्तियां ऐसे रखेंगे हम, तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, उनके बीच में वार्निश की दो लेयर आ जाएंगी। दो लेयर कैसे? एक इसकी वाली, एक इसकी वाली, और वो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगी, क्योंकि वो कुछ अलग होती है। तो ये वाली भंवरधाराएं नहीं बनेंगी। तो क्या अभी भी ये वाली बनेंगी? ये वाली बनेंगी भी। तो फ्रेम हमने इसका ऐसा बनाया कि धारा का रास्ता लंबा कर दिया, प्रतिरोध लंबा हो गया, सॉरी प्रतिरोध बड़ा हो गया, और अगर रेसिस्टेंस हाई हो गया तो भंवरधाराओं का खतरा कम हो गया, ना के बराबर रह गया। तो इस तरह से भंवरधाराओं के खतरे से हम बच पाए, और फाइनली ये शेप हमने बनाई। तो नर्म लोहे की क्रोड को कैसे बनाया जाता है, आई होप कि अब आपको समझ आ गया। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कैसे बनाते हैं? कॉइल को बनाने के लिए हम एक बहुत अच्छा कंडक्टर यूज करते हैं। समझ आ रहा है आपको? कॉइल को बनाने के लिए हम जो कंडक्टर यूज करते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होना चाहिए। वैसे बेस्ट तो फिर सिल्वर है, पर सिल्वर बहुत कॉस्टली है, तो हम उसको नहीं यूज करते। फिलहाल अच्छे कंडक्टर्स में हमारे पास अवेलेबल क्या है? कॉपर। तो ये जो कॉइल्स हम लोग बनाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये कॉइल किसकी बनाते हैं? ये कॉइल्स हम कॉपर की कॉइल्स बनाते हैं, दो की दोनों। प्राइमरी कॉइल भी कॉपर की बनाते हैं और सेकेंडरी कॉइल भी कॉपर की ही बनाते हैं। कॉपर एक बेस्ट कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। बेस्ट तो खैर नहीं कह सकते, आप इसे बेटर कंडक्टर बोल सकते हो। तो कॉपर की हम ये दोनों कॉइल्स बना लेते हैं। लेकिन कॉपर की भी क्वालिटी, कॉपर में भी बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, तो कॉपर में भी हम वो क्वालिटी मोस्टली कोशिश करते हैं। अगर एक अच्छा ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है तो कोशिश करते हैं कि मोस्टली उसमें ऐसा कॉपर लगाया जाए जो 100% प्योर कॉपर हो। तो 100% प्योर कॉपर की ही कॉइल्स हम बनाते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो इसमें तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है। कॉइल बनाने में आपको किसकी कॉइल बनानी है? कॉपर के तार की कॉइल बनानी है, ठीक है। और क्रोड बनाने में थोड़ा सा आपको समझना था। आई होप कि अब आपको समझ आ गया। इसके जो डायग्राम हमने देखे उनमें से डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा क्या, उसको जरा देख लें एक बार। नर्म लोहे की क्रोड हम कैसे बनाते हैं? इसमें नर्म लोहे की बनी हुई ई आकार की बहुत सी पत्तियों को जोड़कर एक मोटा सा फ्रेम हम तैयार कर लेते। इन सभी पत्तियों के बीच वार्निश की परत चढ़ी रहती है। क्यों चढ़ी रहती है? ताकि इसमें भंवरधाराएं उत्पन्न ना हो।
दूसरा नंबर है प्राथमिक कुंडली द्वितीयक। हमने दोनों को एक ही में कर दिया क्योंकि दोनों कॉपर की ही बनी रहती हैं। ये दोनों कुंडलियां अधिकतर 100% शुद्ध कॉपर की बनाई जाती हैं। एक अच्छा ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर अगर आपको बनाना है तो आप 100% प्योर कॉपर की ही बनाएंगे कॉइल्स। इनमें से एक कुंडली में अब देखिए इनमें खास बात क्या होती है, दो कॉइल्स लगी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल्स में से कोई एक कॉइल ऐसी होगी, प्राइमरी हो या द्वितीयक, अभी देखेंगे कौन सी कॉइल में कैसा होगा वो हम अभी देखेंगे। पर अभी फिलहाल एक समझ लें कि जो दो कॉइल्स होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, उनमें से एक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे लगे रहते हैं। फेरे कैसे होंगे? कम, तो तार कैसा लगा होगा? मोटा। दूसरी में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे लपेटे जाते हैं। तो ये जो दो कॉइल्स हम बनाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, इनमें से किसी एक कॉइल में जिसमें हम ज्यादा फेरे लपेटते हैं उसका तार पतला रखते हैं, और जिसमें हम कम फेरे लपेटते हैं उसका तार मोटा रखते हैं, लपेटे जाते हैं। ये एक कुंडली को प्राथमिक तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। और ये कुंडलियां इसमें लपेटी कैसे जाती हैं, देखिए उनको भी आप गौर से देखो कैसे बनाया जाता है। ये जो ई शेप की पत्तियां जोड़ जोड़ कर हमने ऐसा मोटा गुटका बनाया, तो अब हम इसमें वो कॉइल लपेटेंगे आके, क्योंकि बीच वाले हिस्से में तो कॉइल लिपटेगी और इसके बाद इसको इसमें रिपीट कर दिया जाएगा। तो हम कैसे लपेटते हैं कॉइल? डायरेक्ट हम इस पे नहीं लपेटते, उसके लिए हम प्लास्टिक का एक ऐसा फ्रेम लेते हैं पाइप जैसे, उस पाइप के ऊपर कॉइल लपेटते हैं। पहले हमने एक कॉइल लपेट दी पूरे प्लास्टिक के फ्रेम में, खोखला फ्रेम है अंदर से, और उस फ्रेम को आकर इसमें ऐसा सेट कर दिया, पहना दिया। ये ऐसा बना हुआ है ऐसा। अब ये जो ऐसा बना हुआ है वो पाइप में हमने कॉइल एक लपेटी, उसको आके हमने इसमें ऐसा इंसर्ट कर दिया, एक कॉइल लिपट गई। ऐसे ही दूसरी कॉइल के लिए थोड़ा बड़ा प्लास्टिक का फ्रेम लेंगे, उसमें भी तार लपेट देंगे। जितना कॉइल हमें लपेटनी होगी, जितने टर्न्स हमको रखने होंगे उतने टर्न्स हम लपेटेंगे। अब सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक का फ्रेम, उसमें तार लिपटा लगा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा फ्रेम हम लगा देते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक का वो पाइप जैसे दूसरा भी पहना देते हैं इसके ऊपर। तो दोनों कॉइल्स ऐसे लपेट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कॉइल को आपने लपेटा, जब ये खत्म हो गई उसी के ऊपर दूसरा चिपका के लपेट दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले प्लास्टिक के पाइप में एक कॉइल लिपटेगी, उसको जाके ऐसा पहना देंगे, सेट कर देंगे, उसकी फिटिंग ऐसी लेंगे कि इसमें सेट होके आ जाए। इसके बाद जो दूसरी कुंडली हमें लपेटनी होगी उसको एक दूसरी पाइप में लपेटेंगे, उस पाइप का साइज पहले वाले पाइप से थोड़ा बड़ा होगा, और बाद में जाके उसको भी उसके ऊपर पहना देंगे। अब दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर आ गई, एक दूसरे से जुड़ भी नहीं रही है, तो ये हम यहां पर इस पे कर देते हैं। इस तरीके से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कॉइल्स हम लपेटते हैं। और अभी अभी एक चीज आपने देखी कि दो कुंडलियों में से एक में तार के कम फेरे लगाते हैं और एक में तार के ज्यादा फेरे लगाते हैं। ये अभी जब कैलकुलेशन करोगे ना आपको तब मालूम हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, डिस्क्रिप्शन कर लिया उसका 2 लाइंस में कि कैसे उसकी क्या बनावट रहती है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। थोड़े कैलकुलेशन है उनको करते देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि इनपुट में हम क्या लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। एक तरफ से हम इनपुट देते हैं, दूसरी तरफ से हम इससे आउटपुट लेते हैं। जब आप प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाओगे तो प्रत्यावर्ती धारा के मान में तो बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है। अगर तेजी से परिवर्तन होगा तो कुंडलियों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अगर कुंडलियों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियमानुसार उनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो उस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं, आप भी ध्यान से देखें। उसके लिए कुछ पहली चीजें हमको मानना है वो हम मान लेते हैं। प्राइमरी कॉइल को
पहला अक्षर प्राइमरी कॉइल का P है, तो प्राइमरी कॉइल के बारे में जितनी चीजें हम लिखेंगे सबके साथ एक सफिक्स लगा होगा P, और सेकेंडरी कॉइल को S से लिखते हैं, इसलिए उसका जो कुछ भी हम लिखेंगे उसके साथ सफिक्स लगा होगा S। जैसे माना, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हम मान लेते हैं NP, तो याद रखें NP क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ऐसे ही हम द्वितीयक कुंडली का मान लेते हैं, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या वो हम मान लेते हैं NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, फेरों की संख्या दूसरी कुंडली में। इसके बाद ये मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम मान लेते हैं EP, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन कॉइल, प्राइमरी कॉइल। इसके बाद द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम लिख लेते हैं ES, ठीक है। अच्छा, आप सोचेंगे कि फ्लक्स परिवर्तन किस कुंडली में होगा, क्या आप बता सकते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन प्राइमरी कॉइल में होगा कि सेकेंडरी कॉइल में होगा? दोनों में होगा। आपने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों घटनाएं पढ़ी हुई हैं कि अगर किसी कुंडली में हम धारा परिवर्तन करते हैं तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी तो परिवर्तित होता है, और उसके आसपास जितनी कुंडलियां रखी हैं सबसे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब इनपुट में हम AC कनेक्ट करेंगे, धारा में परिवर्तन होगा, तो कौन सी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा? आंसर है दोनों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। हाँ, पहले हमने जो घटनाएं पढ़ी है उनको 1 by 1 पढ़ा है, इसलिए एक साथ दोनों को हमने नहीं देखा कभी। समझ आ रहा है आपको? लेकिन दोनों कुंडलियों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों कुंडलियों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स dt समय में d phi परिवर्तित हो जाता है, या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d phi अपॉन dt है। माना दोनों कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d phi बाई dt है। एक सेकंड में d phi बाई dt चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। अब इसमें एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप कि हमने यहां लिखा है दोनों कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो क्या दोनों कुंडलियों से फ्लक्स परिवर्तन एक जैसा ही होगा? बिल्कुल सेम होगा या अलग अलग होगा? तो आंसर है दोनों कुंडलियों से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमने उनका पेयर ही ऐसा बनाया है, इसीलिए तो हमने ऐसा नहीं लपेटा उनको। समझ आ रहा है आपको? इसीलिए हमने उनको कैसा लपेटा, एक के ऊपर एक, कि जितना फ्लक्स एक कॉइल से चेंज होगा उतना पूरा का पूरा फ्लक्स किससे भी चेंज होगा? दूसरी कुंडली से। इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि दोनों कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d phi dt है। मींस जितना फ्लक्स परिवर्तन एक कुंडली से होगा उतना ही फ्लक्स परिवर्तन की दर दूसरी कुंडली के लिए भी है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं होगी। कुछ मेरी बात समझ में आई? अगर हम ऐसा उनको लपेटते तो जब हम इसमें परिवर्तन करते तो फ्लक्स का चेंज इसमें ज्यादा होता, इसमें से कुछ फ्लक्स बाहर से निकल जाता, जितना फ्लक्स परिवर्तन इसमें हो रहा है उतना इसमें नहीं होता।
लेकिन हमने तो एक जैसा लपेटे, एक के ऊपर एक लपेटा, तो एक के ऊपर एक लपेट कर हमने उनका जो पेयर बनाया वो ऐसा इसीलिए बनाया है क्योंकि जितना फ्लक्स पहली कॉइल से बनेगा वो पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक होगा ही, एक भी फ्लक्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों कुंडलियों से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी वो सेम ही आएगी। ये बात नहीं समझ में आई आपको? अच्छा, इसके बाद अब हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम लगाते हैं और मुझे विद्युत वाहक बलों के फॉर्मूले बताओ क्या होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से क्या आपको याद है द्वितीय नियम क्या होता था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और ये तो एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की वजह से विद्युत वाहक बल है। अगर n फेरे होते थे तो क्या फॉर्मूला बनता था? फॉर्मूला बनता था माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम में विद्युत वाहक बल हमको इससे मिलता है। तो इसको देखते हुए अब हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। अतः प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसको हम काहे से लिखेंगे? ईपी से लिखेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बताएं कैसे लिखा जाए इसको। सबसे पहले नेगेटिव साइन, वैसे नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन की वजह से है, आप चाहो तो लगाओ, आप चाहो मत लगाओ, डायरेक्शन बताता है केवल हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो आप मत लगाइए, या आपको लगे कि हम लगाएंगे तो आप लगाए रहिए। माइनस लिखेंगे हम, यहां पर क्या लिखना चाहिए? फेरों की संख्या। किसके फेरे लिखें बताओ? एनपी लिख दिया जाए कि एनएस? एनपी, क्योंकि हम प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं। तो माइनस एनपी, और फ्लक्स परिवर्तन की दर कितनी है? डी फाई अपॉन डी टी। वो तो दोनों के लिए सेम है, ये चेंज नहीं होगा, ये दोनों कॉइल्स के लिए सेम है। इसके बाद अब द्वितीय कुंडली का ले लो। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एस। अब आपको समझ में आ गई ई एस की वैल्यू क्या होगी? माइनस एन एस इंटू डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी प्राइमरी कॉइल में भी और डी फाई अपॉन डी टी सेकेंडरी कॉइल में भी, दोनों कॉइल्स के लिए फ्लक्स परिवर्तन सेम है। अब ये हमने ईपी की वैल्यू निकाल ली और इसके बाद हमने ईएस की वैल्यू भी सॉल्व कर ली। देखो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ईएस में ईपी से डिवाइड कर देते हैं जरा। अब आप देखें गौर से, ईएस अपॉन ईपी, ईएस अपॉन ईपी, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। तो हम लिख देंगे माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख सकते हैं बेटा, -1 से -1 कैंसल हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी भी कैंसल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। अब इसमें आपको याद होगा ई एस क्या चीज है?
द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ईपीए प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, एनएस दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अब आप एक चीज देखिए, ये तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है, ये सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है। हम अपने इनपुट को कहां पर लगाते हैं? प्राइमरी कॉइल में, और जहां से हम लेते हैं आउटपुट वो सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं सेकेंडरी कॉइल में आपको कितना आउटपुट मिलेगा, तो हम ES की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसको उधर भेज दीजिए, ये उधर जाएगा तो NS अपॉन NP इंटू EP। समझ आया आपको? अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, द्वितीय कुंडली में जो भी विद्युत वाहक बल आपको मिलेगा वो किस पर डिपेंड करता है? वो NS अपॉन NP, इस रेशियो पर डिपेंड करता है, इस अनुपात पर निर्भर करता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात पर। तो क्योंकि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात पर डिपेंड करता है, हमने इस अनुपात का नाम रखा। देखो, ये रेशियो ही तो है बेटा जो ईपी को किस में कन्वर्ट कर देगा? ES में बदल देगा। तो इस रेशियो का हमने एक नाम रखा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि ये रेशियो किसका है? ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तो ये रेशियो ट्रांसफार्मर की फेरों की संख्या से रिलेटेड है कुंडलियों के। हमने इसका नाम रख दिया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं परिरमण अनुपात। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, यहां NS अपॉन NP को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हमने एक नाम रखा हुआ है परिरमण अनुपात। परिरमण अनुपात को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको R बोलते हैं तो आप यहां पर लिख के इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं, जैसे ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP की जगह पर क्या लिख देंगे हम? R। या तो ES अपॉन EP किसके इक्वल है? NS अपॉन NP, और NS अपॉन NP किसके इक्वल है? R के। तो किसी ट्रांसफार्मर का ये परिणमन अनुपात निकल के आपको मिलता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, अभी अभी आपने देखा कि जो सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल मिलेगा, वोल्टेज आपको मिलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, इसको हम एक भाषा में और क्या बोल सकते हैं? ES को हम बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, और EP को हम क्या कह सकते हैं? इनपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे और ये वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में आपको मिलेगा। जो मिलने वाला वोल्टेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर डिपेंड करता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, उसको आप देखिए। क्या छोटी सी चीज है? ऐसा हो सकता है कि हमने जो कुंडलियां लपेटी, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, ऐसा हो सकता है कि दूसरी कुंडली में हम फेरे ज्यादा कर दें, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को कैसा कर दें? कम। तो जो हमने प्राइमरी कॉइल लपेटी उसने हमने फेरे कम लपेट दिए, 1000 लपेट दिए। द्वितीय कुंडली में फेरे हमने लपेट दिए 1500। कुछ समझ आ रहा है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1000 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1500। तो बताएं NS बटे NP की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा, क्योंकि द्वितीय कुंडली में कितने फेरे? 1500 और इसमें 1000, तो 1500 बटे 1000 1 से ज्यादा आया कि नहीं आया?
तो जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो प्राइमरी वोल्टेज से कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। फिर तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कब वोल्टेज इंक्रीज हुआ? जब प्राइमरी में फेरों की संख्या कम है और द्वितीयक में फेरों की संख्या, लेकिन अगर प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्यादा कर दी आपने और द्वितीयक में कम कर दिया, इसमें 1500 और इसमें 1000, तो 1000 बटे 1500 करेंगे, 10/15 आएगा और 10/15 का मतलब 2/3, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और वो वैल्यू 1 से कैसी होगी? छोटी, क्योंकि उसका हर बड़ा है, अंश छोटा है। अगर वो वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो द्वितीय कुंडली में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज से कैसा मिलेगा? कम मिलेगा आपको। फिर तो ऐसा हो सकता है कि कभी आपको आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिले और कभी आपको आउटपुट वोल्टेज कम मिले। ऐसा ट्रांसफॉर्मर्स में हो सकता है, और वो किस पर डिपेंड करता है? कुंडलियों में फेरों की संख्या पर। अगर द्वितीयक में फेरे ज्यादा है, प्राथमिक में कम है, तो बताएं वोल्टेज ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अगर द्वितीयक में कम है, प्राथमिक में ज्यादा है, तो फिर वोल्टेज आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो इनपुट वोल्टेज से भी कम मिलेगी हमको। आप जानते हैं इस बेसिस पर हमने ट्रांसफार्मर के ही 2 नाम बना दिए। ट्रांसफार्मर को हमने 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि कोई ट्रांसफार्मर होगा जिसमें द्वितीयक में फेरे ज्यादा और प्राथमिक में कम होंगे, वो हमको वोल्टेज ज्यादा देगा। एक दूसरा ट्रांसफार्मर होगा जिसमें द्वितीयक में फेरे कम होंगे, प्राथमिक में ज्यादा होंगे, वो आउटपुट में वोल्टेज हमको कम देगा। इस आधार पर ट्रांसफार्मर के ही हमने नाम रख दिए। एक ट्रांसफार्मर का इसमें नाम रखा उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरे ट्रांसफार्मर का नाम रखा अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको नोट कर लें और इसके बाद हम ट्रांसफार्मर्स का वो क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि फेरों की संख्या के आधार पर वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आपने लगाई हैं उनमें फेरों की संख्या के बेसिस पर ट्रांसफार्मर को हमने 2 भागों में बांटा। एक ट्रांसफार्मर का नाम हमने रखा, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा जिसका नाम होगा उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ये, और दूसरा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? ध्यान से देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये होगा NS विल बी ग्रेटर देन NP। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो NS है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या वो ज्यादा है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है। अब अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1। ये यहां आ जाएगा तो अपॉन में आया, इस तरफ 1 बच गया। और देखिए NS अपॉन NP, NS अपॉन NP को अभी आपने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ES अपॉन EP। तो NS अपॉन NP की जगह पर हमने क्या लिख दिया? ES अपॉन EP इज ग्रेटर देन 1। अगर हम इसे और कैलकुलेट करें तो इसको उधर भेज देंगे, ES विल बी ग्रेटर देन EP। तो अगर आपने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखी, तो उस सिचुएशन पे द्वितीय कुंडली का वोल्टेज कैसा मिलेगा? बढ़ जाएगा। प्राथमिक में आप सप्लाई कम वोल्टेज की करेंगे, लेकिन द्वितीय जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा वोल्टेज अभी भी हमने लिखा था पहले भी, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। और अब आप इसको देखिए कौन सा वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा? आउटपुट। अगर आप सप्लाई थोड़ी वोल्ट की करोगे तो वो आपको बड़ा करके वोल्टेज दे देगा, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा देखिए। अगर ये प्राइमरी कॉइल होगी ऐसे,
तो ये सेकेंडरी कॉइल होगी। ऐसे ट्रांसफार्मर को जो हम सिंबल बनाते हैं वो हम इस तरीके का बनाते हैं। देखिए, हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पढ़ने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रतीक भी बनाना पड़ेगा। जैसे हम दूसरे सिंबल्स बनाते हैं, बैटरी का एक प्रतीक बनाते हैं, रियोस्टेट का प्रतीक बनाते हैं, स्विच का एक सिंबल बनाते हैं, रेसिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं, इंडक्टर का बनाते हैं, कैपेसिटर का बनाते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर का भी हम एक सिंबल बनाया करेंगे और वो सिंबल ऐसा बना करेगा। इन दोनों में से एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल को प्रदर्शित करेगी, और बीच में ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं ये नर्म लोहे की जो क्रोड है उसको रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ आई आपको? तो बीच में दो लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या प्रदर्शित करेंगी? नर्म लोहे की क्रोड को प्रदर्शित करेंगी, और अगल बगल जो कॉइल्स बने उनमें से एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। अगर हम आपको बोल देते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो अब आप खुद देखिए, प्राइमरी कॉइल में फेरे कम है और सेकेंडरी कॉइल में फेरे ज्यादा है। अब प्राइमरी कॉइल में फेरे कम, सेकेंडरी में ज्यादा, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और एक चीज देखिए, ES अपॉन EP या NS अपॉन NP को क्या बोलते हैं? परिणमन अनुपात। तो ES अपॉन EP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? R। अगर हम इसकी जगह R लिख देंगे तो R विल बी ग्रेटर देन 1। तो आप याद कर लीजिए कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मार्क का क्वेश्चन इसका भी आता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात होता है ऑप्शन 1 R इज लेस देन 1, ऑप्शन 2 R इज ग्रेटर देन 1, R इज इक्वल टू 1, या इनमें से कोई नहीं। R इज ग्रेटर देन 1। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और प्राइमरी में फेरे कम होंगे, सेकेंडरी में फेरे ज्यादा होंगे। प्राइमरी में फेरे NP, सेकेंडरी में NS, तो NS इज ग्रेटर देन NP। सो दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये वोल्टेज को क्या कर दिया करेगा? बढ़ा दिया करेगा। जितना आप वोल्टेज दोगे उससे ज्यादा वोल्टेज निकाल के आपको देगा ये। अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करिए। अपचाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखी जाती है इसको बनाते समय। अगर NS इज लेस देन NP है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? NS अपॉन NP इज लेस देन 1। इसको इधर ले आए, यहां पर 1 आ गया। NS अपॉन NP को हम क्या लिख सकते हैं? ES अपॉन EP, ES अपॉन EP इज लेस देन 1 implies that, इसको अगर उधर भेजेंगे ES विल बी लेस देन EP। तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर आपका होता है उस पे इनपुट वोल्टेज तो आप ज्यादा देते हो, लेकिन आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा आपको? कम मिलता है उस पे। तो आप वोल्टेज सप्लाई ज्यादा की करोगे पर वो आउटपुट में आपको कम वोल्टेज देगा। सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी में ज्यादा रहेगा। समझ आया? ये कौन सा वोल्टेज है? आउटपुट, जिसे हम निर्गत वोल्टेज भी कहते हैं। और ये कौन सा वोल्टेज है? ये है इनपुट वोल्टेज। इनपुट को निवेशी कहा जाता है और आउटपुट को निर्गत कहते हैं, निकलने वाला। निर्गत वोल्टेज। क्या इसका आप मुझे सिंबल बता सकते हैं कैसा बनेगा? इसमें प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या
ज्यादा रखी जाएगी। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। बता सकते हैं प्राइमरी कॉइल कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है? ये कॉइल प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें फेरों की संख्या है NP, इसमें NS। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? अपचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? 1 से कम। तो कभी कभी आपसे वाइवा में, एग्जामिनेशन में जब आपका प्रैक्टिकल होता है उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरों की संख्या देखकर क्या आप बता सकेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर उच्चाई होगा और कौन सा अपचाई होगा? फेरे देख के आप बता देंगे हमको? बताइए। हमने फेरे में प्राइमरी में हमने कम फेरे लगाए हैं और सेकेंडरी में ज्यादा लगाए हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर? उच्चाई ट्रांसफार्मर। प्राइमरी में हमने ज्यादा लगा दिए, सेकेंडरी में हमने कम फेरे लगाए हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर। प्राइमरी जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसका परिणमन अनुपात कितना होता है? स्टेप अप का परिणमन अनुपात सदैव 1 से अधिक और स्टेप डाउन का परिणमन अनुपात सदैव 1 से कम। स्टेप अप वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, घटाएगा या नो चेंज? बढ़ा देगा। स्टेप अप ज्यादा वोल्टेज निकालता है और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज कम कर देता है। अगर आप उसको सप्लाई ज्यादा वोल्ट की देंगे तो वो आउटपुट में कम वोल्टेज आपको देगा। समझ आया? तो ये हुए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नोट करें। अभी तक यहां पर आपने जो सबसे शुरुआत में देखा था कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या करते हैं? आंसर है एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? वोल्टेज का हुआ, करंट का हुआ या दोनों का हो गया? अभी तक तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज का हुआ, करंट का तो नहीं हुआ अभी। तो अब हमने इसी में आगे पढ़ना है करंट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो उसके लिए इसी में हम बनाएंगे करंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात आपको समझ में नहीं आई कि अभी तक तो आपने यही देखा ना कि वोल्टेज को ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को कम कर सकते हैं। करंट के बारे में तो अभी कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि हमने सबसे शुरू में लिखा हुआ है कि वोल्टेज और करंट दोनों को यह परिवर्तित कर सकता है। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, तो अब हम करंट का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कैसे होगा। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप जो भी ट्रांसफॉर्मर्स आपके होते हैं, मैं आपको बताऊं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ज्यादा कर लेंगे, कम कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर जो हमारा सर्किट होता है उसकी पावर को कम ज्यादा नहीं कर सकते। कुछ बात हमारी आपको समझ आ रही है? उसकी पावर को वो कम ज्यादा नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर में पावर कम ही हो जाएगी, बढ़ तो सकती ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे, इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे लॉसेज होते रहते हैं। तो पावर को तो चेंज कर ही नहीं सकता। अगर बहुत आइडियल ट्रांसफार्मर है आपका, आदर्श ट्रांसफार्मर है आपके पास, तो जितनी पावर आप उसको देंगे उतनी पावर वो आपको वापस करेगा। लेकिन वो पावर को बढ़ा देगा, पावर को घटा देगा, ये वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप थोड़ा इत्मीनान से सुनिए जरा। पावर मुख्य रूप से क्या होता है? तो पावर बेसिकली कार्य होता है। पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। सूत्र पढ़ा ना शक्ति का आपने? तो कार्य बटे समय, और कार्य मुख्य रूप से क्या है? एनर्जी। तो कोई भी डिवाइस अपने आप से ऊर्जा ना तो बढ़ा सकती है और ना तो ऊर्जा को वो कम कर सकती है। ये कहां पढ़ा है आपने? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और अगर ट्रांसफार्मर एनर्जी को बढ़ाने लग जाएगा, एनर्जी बढ़ाने लग गया, इसका मतलब है वर्क बढ़ाने लग गया, पावर बढ़ाने लग गया, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम में तो हमने पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही तो
तो आप याद रखें कि ट्रांसफार्मर कभी भी पावर इंक्रीज नहीं कर सकता। यह हमेशा के लिए याद कर लें आप। ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज कर देगा लेकिन वो कभी भी पावर इंक्रीज नहीं कर सकता। आइडियल ट्रांसफार्मर में भी जितनी इनपुट पावर होगी उतनी आपको आउटपुट पावर मिलेगी, ज्यादा तो मिल ही नहीं सकती। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में और कम ही हो जाएगी। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला हमारा होता है V इंटू आई। यही तो पावर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। और हमने क्या बताया कि ट्रांसफार्मर पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता। फिर से सुन लीजिए क्यों नहीं कर सकता। पावर मुख्य रूप से क्या है? कार्य, और कार्य मुख्य रूप से क्या है? ऊर्जा। अगर हम कहते हैं कि ये पावर इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि ये ऊर्जा बढ़ा देगा। इसका मतलब हम देंगे कम ऊर्जा और ये ज्यादा कर देगा उसको। तो ये ऊर्जा कहां से ज्यादा कर देगा? इसका मतलब बीच में कहीं उत्पन्न करेगा, और ये तो पॉसिबल नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहता है ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, ना तो हम नष्ट कर सकते। तो एनर्जी जितनी हम एक तरफ से देंगे उतनी ही हमको दूसरी तरफ मिलेगी। मैं फिर बता दूं, 100% दूसरी तरफ नहीं मिलती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर आपने बनाया है, आदर्श ट्रांसफार्मर आपने बनाया है, तो जितनी आप दोगे उतनी आपको मिलेगी। ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर इसने पावर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बिगड़ जाएगा फिर। और ऊर्जा संरक्षण का नियम तो एक यूनिवर्सल लॉ है और वो तो बिगड़ता नहीं है कभी। तो यहां पर भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है? वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकता है, वोल्टेज डिक्रीज भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? आंसर है वो पावर को चेंज नहीं कर सकता। कुछ बात समझ में आई? अगर पावर चेंज कर देगा जिस दिन, उस दिन कौन से रूल पे इफेक्ट आ जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम बिगड़ जाएगा। अब आप देखिए, ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब पावर कैसी होती है ट्रांसफार्मर में? कांस्टेंट होती है। ये है वोल्टेज और ये क्या है? करंट। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो क्या रिलेशन आप जानते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का क्या होगा? करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, इसको घटना पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो पावर नहीं बढ़ जाएगी। तो अगर कभी वोल्टेज बढ़ा तो करंट को अपने आप क्या होना पड़ेगा? कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर बढ़ने नहीं चाहिए, यह कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ आया? और अगर कभी वोल्टेज कम होगा तो करंट का क्या हो जाएगा? करंट बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? तो ट्रांसफार्मर में ये होगा ही। ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता? तो मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर सर्किट की पावर को बढ़ा नहीं सकता। आप हमेशा याद रखें। और हालांकि वो कम भी नहीं कर सकता अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो। ट्रांसफार्मर पावर को आप ऐसे लिख दो, ट्रांसफार्मर पावर को परिवर्तित नहीं कर सकता। परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कौन से ट्रांसफार्मर में होगा? ऐसा एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ही हो सकता है। याद रखिए, अदरवाइज अधिकतर जो ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है वो हमेशा पावर को क्या कर देते हैं? कम ही कर देते हैं, बढ़ा तो सकते ही नहीं है। और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो वो परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर परिवर्तित नहीं कर सकता तो वोल्टेज जब भी बढ़ेगा तो उसका करंट का क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगी। और जब करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः
परिपथ में वोल्टेज के बढ़ने से या परिपथ में जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाती है। परिपथ में वोल्टेज परिपथ में जब वोल्टेज बढ़ता है तो वैद्युत धारा कम हो जाती है। वैद्युत धारा कम हो जाती है और जब वोल्टेज घटता है तो वैद्युत धारा बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पावर को चेंज नहीं कर सकता। अगर परिपथ में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ जाएगी। अब फिर से आइए थोड़ा वापस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है बताइए, बढ़ता है। अब अभी अभी हमने पढ़ा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का क्या हो जाएगा। हाँ, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो आउटपुट में वोल्टेज तो बढ़ा देता है लेकिन करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा वो। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देगा तो उसमें करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देयरफॉर ऊंचाई ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कैसा हो जाता है, उच्च हो जाता है, परंतु वैद्युत धारा कैसी हो जाती है, वैद्युत धारा दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है। और जो हमारा अपचायी ट्रांसफार्मर है अपचायी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज वो कम कर देता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है, निम्न कर देता है, परंतु वैद्युत धारा उसमें प्रबल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग करंट आपको मिलेगी आउटपुट में। तो करंट का भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया कि किस तरीके से करंट ट्रांसफॉर्म होती है। तो बताइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को क्या करता है बताएं, बढ़ा देता है, पर करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा, कम कर दिया करेगा, लेकिन करंट को बढ़ा दिया करेगा। और ये सब कौन सी करंट के बारे में बात कर रहे हैं, दृष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की हम बात कर रहे हैं। डीसी का नाम हमने पहली बार लिया है, तो डीसी में नहीं, ये सब एसी में होगा, समझ आ रहा है। इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर में अभी अभी हमने देखा कि पावर को परिवर्तित नहीं कर सकता। आदर्श ट्रांसफार्मर में बेटा ध्यान से देखिए, आदर्श ट्रांसफार्मर में पावर बदलती नहीं है। इसका क्या मतलब है, जितनी पावर हम एक तरफ से सप्लाई करेंगे उतनी पावर आउटपुट से मिलेगी हमको। इसका मतलब यह हुआ कि निवेशी शक्ति जो होगी वो किसके बराबर होगी, निर्गत शक्ति के बराबर होगी। इसलिए निवेशी शक्ति किसके बराबर आ जाएगी, निवेशी शक्ति बराबर होगी निर्गत शक्ति के। अच्छा, निवेशी शक्ति
पावर का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, यही तो पावर का फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे निवेशी शक्ति का फॉर्मूला बताओ, इनपुट पावर का फॉर्मूला, पावर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज को करंट से गुणा करा देते हैं। तो अगर मुझे इनपुट पावर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, आंसर है इनपुट वोल्टेज में इनपुट करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आया? इनपुट वोल्टेज क्या माना है आपने बताएं, ईपी, और इनपुट करंट को हम मान लेते हैं आईपी, ठीक रहेगा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, निर्गत शक्ति के, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज के लिए ES और आउटपुट करंट के लिए IS। यहां से फिर से हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, ES अपॉन EP करेंगे, ES अपॉन EP। थोड़ा ध्यान से देखें, ये ES अपॉन EP है, ये इधर आएगा तो क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, IP अपॉन IS। और ES अपॉन EP का तो हमने नाम रखा था परिणामन अनुपात, याद आया आपको, R। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अगर हम इसको और अच्छे से पूरा कैलकुलेशन नोट करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें, ES और EP है, यहां पर IP अपॉन IS है, तो वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, विलोमानुपात में है। समझ आया आपको? अब एक चीज और कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम कैसे हो जाती है, इसका बड़ा सीधा सा हिसाब है बेटा। एक्चुअली वोल्टेज का बेसिक मतलब क्या होता है, एनर्जी। वोल्टेज का बेसिक मतलब क्या होता है, एनर्जी। जैसे सर्किट में टोटल पावर है 10,000 पावर है, सपोज कीजिए 10,000 पावर में से हमारे पास 100 चार्ज है, उसके भीतर 100 आवेश है और हर आवेश के पास कितनी ऊर्जा है, 100 जूल। तो टोटल कितनी एनर्जी हो गई उसके भीतर, देखिए फिर से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, कुल आवेशों की संख्या कितनी है, 100। हर एक आवेश के पास कितनी एनर्जी है, 100। टोटल कितनी एनर्जी हो गई, 10,000। 100 इंटू 100 10,000 आ गई, 10,000। इतनी टोटल पावर है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया मतलब वोल्टेज एनर्जी को कहते हैं, वोल्टेज बढ़ाया मतलब हर एक आवेश की एनर्जी बढ़ा दी उसने। भाई वोल्टेज बेसिकली एनर्जी तो होता है, वर्क डन होता है, तो अगर वोल्टेज बढ़ाया इसका मतलब उसने क्या बढ़ा दी, एनर्जी। तो पहले सभी चार्ज कितने थे, 100। हर चार्ज के पास ऊर्जा कितनी थी, ऊर्जा यानी कि वोल्टेज कितना था, 100। टोटल कितनी पावर थी, 10,000। अब जैसे ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज बढ़ाया मतलब हर आवेश के पास ऊर्जा अब उसने दे दी 200। अभी सब हर आवेश के पास कितनी ऊर्जा थी, 100 जूल थी। वोल्टेज बढ़ा मतलब हर आवेश की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ी, 200 जूल हो गई। तो जैसे ही हर आवेश की ऊर्जा 200 जूल हुई, सर्किट ने तुरंत क्या कर दिया, ट्रांसफार्मर ने इसने चार्ज का नंबर ही 50 कर दिया। अब हर चार्ज के पास कितनी ऊर्जा है, 200 जूल। चार्ज है कितने, 50। फिर से 200 में 50 का गुणा करो, फिर 10,000। पावर बढ़ी क्या, वोल्टेज बढ़ा, बढ़ गया।
पहले सब चार्जेस के पास 100 जूल ऊर्जा थी, अब सब चार्ज के पास 200 है, तो वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन करंट का क्या हो गया, उधर क्या कम हो गया, नंबर कम हो गया चार्ज का। और थोड़ा सा याद करिए, आई का एक फॉर्मूला है NE/T, आई का एक फॉर्मूला और है NeAVD। जब नंबर कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। फिर से मुझे बता दीजिए, अगर वोल्टेज बढ़ाया ट्रांसफार्मर ने तो उसने क्या बढ़ाया, आंसर उसने हर आवेश के पास ऊर्जा ज्यादा दे दी उसको, और करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो करंट कम कैसे करेगा, नंबर ऑफ चार्ज ही वो डाउन कर देगा। 100 के 50 ही चार्ज दौड़ाएगा वो, बाकी 50 रोक देगा, नहीं दौड़ाएगा। इस तरह पावर नहीं बढ़ पाएगी, हर चार्ज की ऊर्जा बढ़ेगी, करंट कम हो जाएगी सर्किट में। तो ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, करंट का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, और उसका भी हमने एक फॉर्मूला देख लिया। समझ आ रहा है आपको, ये करंट का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये किस ट्रांसफार्मर की हमने बात की है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन बेटा आप भी सब लोग ये बात तो समझते ही हो कि दुनिया में सभी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं क्या, दुनिया में सभी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होते। तो वो तो हमारे एक्चुअल प्रैक्टिस के ट्रांसफार्मर होंगे। तो क्या उनमें निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर होती है, ना, उनमें हमेशा निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति से कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो वास्तव में जो निर्गत शक्ति होती है वो निवेशी शक्ति से कैसी होती है, कम होती है। रियल में मैं यहां पर लिख देता हूं, वास्तव में ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति से कम होती है। अब बात हमको एक समझ में आई कि ट्रांसफार्मर की जो निर्गत शक्ति होगी वो निवेशी शक्ति से हमेशा कम रहेगी। शक्ति का मतलब एनर्जी, एनर्जी एक सेकंड में जो एनर्जी लॉस होती है उसी को तो पावर बोलते हैं। एक सेकंड में जो एनर्जी व्यय होती है उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं। तो अगर हमने बोला शक्ति कम हो गई, इसका मतलब क्या कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। तो वास्तव में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति से हमेशा कैसी होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है, ट्रांसफार्मर को इतना अच्छा बनाने के बावजूद भी उसमें बहुत तरीके की हानियां होती रहती हैं, और उन हानियों की वजह से एनर्जी का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस होती है, पावर लॉस हो जाती है। अब सबके मन में ये आया कि ऐसे कौन से ह्रास हैं, ऐसे कौन से लॉसेस हैं जिनकी वजह से निर्गत पावर कम हो जाती है, आउटपुट पावर कम हो जाती है। तो एक नजर हम उन लॉसेस पर डालना चाहते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसी हानियां हैं, कौन से ऐसे ह्रास हैं ट्रांसफार्मर में जिसकी वजह से आउटपुट पावर कम हो जाती है इनपुट पावर की अपेक्षा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, फिर हम लॉसेस में आते हैं। ट्रांसफार्मर में ऐसे कौन से लॉसेस हैं जिनकी वजह से हमारा आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल नहीं आता, बल्कि आउटपुट पावर इनपुट पावर की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, इसमें बेटा कई सारे लॉसेस इंक्लूडेड हैं। जैसे सबसे पहले तो एक होगा फ्लक्स की हानियां, फ्लक्स से काफी हानि होती है हमारी। नंबर 2, नर्म लोहे की हानियां, उसमें जो लगा हुआ है
कोर लगी हुई है, उससे जो लॉसेस होते हैं वो। फ्लक्स लॉसेस और आयरन लॉसेस, इसके बाद और आपके जो कॉपर कॉइल लगाई है उसमें लॉस होते हैं थोड़े से। तांबे की कुंडलियों में हानियां होती हैं। फोर्थ, एक होती है जिसे हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। और एक और होगी ध्वनि की हानियां। इतने प्रकार के लॉसेस आपके एक ट्रांसफार्मर में आपको मिलते हैं। कैसे ये सब लॉस होते हैं? देखिए, ये सब लॉसेस ऐसे होते हैं, जैसे सबसे पहला हमने नंबर क्या लिखा है, देखो, फ्लक्स लॉसेस, फ्लक्स की हानियां। एक्चुअली होता ये है कि जब आप फ्लक्स परिवर्तन करते हैं एसी करंट का, एसी करंट आती है और उसमें नेचर है वो बार बार बदलती है बड़ी तेजी से, उससे कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो वो जो नर्म लोहे की पत्तियों वाला आपने कोर बना के लगाया है उसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होता है। आप कितना भी रोक लो लेकिन कुछ ना कुछ तो एडी करंट्स उसमें उत्पन्न होती ही है। आप एडी करंट्स को देखिए, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, आप ई आकार की पत्तियां बना के क्या कर लेते हो, करंट का रास्ता लंबा कर देते हो, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे भंवर धाराएं कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ये तो नहीं कहा था ना, कम हो जाती हैं, थोड़ी बहुत भंवर धाराएं फिर भी रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स का लॉस होता ही है। तो हमने ऐसा क्लोज्ड फ्रेम बनाया, एक के ऊपर एक कॉइल लपेटी, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ फ्लक्स का लॉस हो ही जाता है हमारा। तो फ्लक्स का लॉस किसकी वजह से होता है? भंवर धाराओं के कारण। भंवर धाराओं के कारण ये फ्लक्स के लॉसेस होते हैं। दूसरा क्या लॉस है? नर्म लोहे की हानियां। एक्चुअली क्या होता है, जब नर्म लोहे में बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है तो नर्म लोहे में ये थोड़ा सा एडी करंट्स की वजह से, भंवर धाराओं की वजह से ये थोड़ा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। भंवर धाराओं की वजह से ये कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। और अगर भंवर धाराओं की वजह से गर्म हो गया तो जो हीट बनेगी वो हीट ऐसा रेडिएट आउट हो जाएगी। तो उसका कोर का हीट होना भी अपने आप में क्या है? लॉस। आपने ट्रांसफार्मर बनाया था क्या? इसलिए कि इसकी कोर गर्म हो जाए, इसलिए तो नहीं बनाया था। लेकिन अगर वो गर्म हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी वो ले रही है, एनर्जी लेके ऊष्मा बनाती है और ऊष्मा को उड़ा देती है, रेडिएट कर देती है, विकिरित कर देती है। तो ऊष्मा का वो वाली एनर्जी क्या हो गई, हमारी वेस्ट हो गई ना, लॉस हो गया। वो एनर्जी तो आपके काम में नहीं आई। तो इस तरह से नर्म लोहे में भी कुछ हानियां होती हैं। नर्म लोहे में किस प्रकार की हानियां है? ऊष्मा के रूप में हानियां है इसमें। ऊष्मा के रूप में हानियां नर्म लोहे में होती। नंबर तीसरा हमारा है तांबे की कुंडलियों में हानियां। देखिए, कॉपर की जब आप कॉइल्स बनाते हैं, कॉपर की कॉइल्स लपेटी थी ना आपने, अभी हमने एक ट्रांसफार्मर आपको दिखाया था। ये वो ट्रांसफार्मर है जिसमें ये बहुत सारी पत्तियों को जोड़कर बनाया गया ट्रांसफार्मर का एक गुटका है, और यहां पर ये कॉपर की कॉइल लिपटी हुई है बीच में, एक इसके अंदर लिपटी है, एक बाहर लिपटी हुई है।
तो जब इसमें से करंट फ्लो होती है, कितना भी 100% प्योर कॉपर ले लो, लेकिन कॉपर में, तांबे में कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। बिल्कुल प्रतिरोध जीरो किसका होता है? आंसर है अतिचालक का, सुपर कंडक्टर का। तो क्या तांबा सुपर कंडक्टर है? अगर तांबा सुपर कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या जरूर होगा? प्रतिरोध जरूर होगा। तो जब इसमें करंट बहती है, फ्लो होती है, तो ये भी हीट हो जाते हैं। कैसे? हीट का फॉर्मूला इसके लिए आपने पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला? आप चाहें आई स्क्वेयर आर टी लिख सकते हैं, टी टाइम में जितनी हीट पैदा हुई उसमें। अब इसमें क्या आ रहा है? देखो, आर आ रहा है, प्रतिरोध आता है। तो कितना भी 100% प्योर आप कॉपर लगा लोगे, कुछ ना कुछ तो उसका प्रतिरोध होगा ही। तो जब प्रतिरोध होगा, उसमें करंट फ्लो करेंगे, तो उसमें क्या पैदा होगी? हीट पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। और उस हीट का क्या होगा? आप यूज करते हो क्या उस हीट को? नहीं करते। वो हीट भी गर्म होता है और हीट ऐसा रेडिएट हो जाती है, विकिरित होकर वो भी उड़ जाती है। तो इस तरह से भी ऊष्मा के रूप में लॉस होता है हमारा। किसमें? तांबे की कुंडलियों में ऊष्मा के रूप में लॉस होता है हमारा, इसमें भी। ऊष्मा के रूप में। शैथिल्य हानि का क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं इसको। इसमें ये क्या चीज है? देखो, ये बेटा बहुत आसान है। इस बार 2020 में, क्योंकि आपका सिलेबस जो 30% रिड्यूस किया गया था, उसमें ये सब हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह था, पर सिलेबस में से वो मटेरियल मैग्नेटिज्म आपका हटा दिया गया था, इसलिए वो आपको पढ़ने को नहीं मिला। अदरवाइज एक्चुअली होता क्या है, जब आप कॉइल में एसी सप्लाई देते हो, तो एसी सप्लाई किस प्रकार की होती है? वो बार बार करंट उसमें आती है, जीरो, आती है, जीरो, आती है, जीरो। करंट बार बार आप देखते हो, एक चक्कर में 2 बार अधिकतम होती है। ग्राफ देखा है ना आपने? एक बार एक दिशा में, एक बार दूसरी दिशा में, 2 बार अधिकतम होती है। और एक चक्कर में 2 बार शून्य भी होती है। तो 2 बार करंट मैक्सिमम और 2 बार शून्य। और करंट से ही क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जब करंट मैक्सिमम होती है, तो इससे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरता है। और जब करंट जीरो हो जाती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है? शून्य। इससे ये जो हमारे पदार्थ हैं, ये जो आपकी कोर है बनाई हुई थी नर्म लोहे की, इससे जो चुंबकन और विचुंबकन इसमें होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, चुंबकन और विचुंबकन। जब करंट आती है, तो ये कोर चुंबकित हो जाती है, चुंबक बन जाती है। जब करंट जीरो हो जाती है, तो ये कोर का विचुंबकन हो जाता है, इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। फिर जब करंट मैक्सिमम हुई, तो ये कोर चुंबकित हो गई, मैग्नेटाइज हो गई, चुंबक बन गई। और जब करंट जीरो हो गई, तो फिर से ये कोर का क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज हो गई, विचुंबकित हो गई, इसका चुंबकत्व खत्म हो गया। तो बार बार इस मटेरियल में चुंबकन और विचुंबकन होता है एसी में। और इस चुंबकन विचुंबकन की वजह से भी शैथिल्य हानि होती है। एक बार में जितना चुंबकन होता है, करंट के जाने से पूरा विचुंबकन नहीं हो पाता, उसमें भी हमारा कुछ लॉस हो जाता है। तो ये शैथिल्य हानि है, इसको बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये मटेरियल मैग्नेटिज्म में था, पर इस बार सिलेबस में वो नहीं है, तो हमने उसको नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है चुंबकन और विचुंबकन। किसी पदार्थ का चुंबकित होना और विचुंबकित होना बड़ी जल्दी जल्दी। तो इसको हम लिख देंगे चुंबकन व विचुंबकन का तीव्रता से होना। ये रीजन है शैथिल्य हानि का।
इसके बाद एक लॉस इसमें और बचता है आपका, जिसको कहते हैं साउंड लॉसेस। ध्वनि की हानियां भी होती हैं। ध्वनि की हानियां कैसे होती हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। ये चुंबकन और विचुंबकन, ठीक है, ओके। साउंड लॉसेस कैसे आते हैं, देखिए जो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं उसमें आप ये पत्तियां जोड़ जोड़ के लगाते हैं। क्या नाम रखा है हमने इनका, स्टेपल्स। क्या बोलते हैं इनको, स्टेपल्स बोलते हैं। अब स्टेपल्स हमने एक दूसरे से कैसे जोड़े हैं, आपस में जोड़ा है, उनको ऐसा रखा और ऊपर से उनमें सब में स्क्रू लगा दिया, रिबिट लगा दिए हमने सब में, और वो सब एक दूसरे में ऐसा चिपके हुए। अब होता क्या है, जैसे ही एसी हम सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई तो बार बार मैक्सिमम जीरो ये होती रहती है। जब एसी की सप्लाई मैक्सिमम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और हर पत्ती के भीतर में से ये नर्म लोहे की जो पत्तियां लगी हुई हैं, हर पत्ती के अंदर में से चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। वो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। आपने देखा है वो एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? अच्छा, फिर से एसी में बार बार बदलने की वजह से जब करंट आती है, कॉइल में फ्लो होती है, तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो हर स्टेपल के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। वो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करने की वजह से इन स्टेपल्स का क्या होता है, ऐसे हो जाती हैं। इतना ज्यादा नहीं होती, वो हमने आपको समझाने के लिए बताया। तो जब करंट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बल रेखाएं गुजरेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी और स्टेपल ऐसे हो जाएंगे। जब करंट जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी खत्म, तो ये फिर से अपनी पोजीशन पर आएंगी और पोजीशन पर आएंगी, फिर ऐसे हो जाएंगे। समझ आया कुछ आपको? तो और ये बड़ी जल्दी जल्दी उसमें होता है। कितनी तेज, तो जितनी तेज एसी की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी जल्दी जल्दी ये होता रहता है। तो हर बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो ये दूर हो जाएंगे, फील्ड लाइंस खत्म, चिपक जाएंगे, दूर हो जाए, ऐसे आएगी दूर हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई फिर ऐसे हो जाएंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं, और ये काम बड़ी तेजी होता है, ऐसे ऐसे होता है। जब इतनी तेजी से ये होता है तो इन स्टेपल्स के एक दूसरे के साथ टकराने से उनके बीच एक आवाज आती है, और वो आवाज कभी भी शायद आपने सुना हो, अगर ट्रांसफार्मर के कभी पास खड़े हैं आप तो वहां पर एक आवाज आती रहती है, घूं की आवाज आपको सुनाई देती है। वो इस तरीके का साउंड उसमें मिलता है। तो ये साउंड कहां से आ रहा है, ये साउंड स्टेपल के बार बार ऐसे आपस में टकराने से बन रहा है। तो क्या आपने ट्रांसफार्मर ये सोचकर बनाया कि वो आवाज करे खूब ज्यादा, लेकिन वो तो कर रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी को वो क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ध्वनि की हानियां। कुछ बात समझ में आई आपको? और ये चाहे जहां पर आप देखें, पंखा भी चलेगा, कितना भी शांत चलता होगा, उसकी मोटर के चलने पर एक आवाज आपको जरूर सुनाई देती है। तो क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसमें से ये आवाज आएगी। तो ध्वनि की हानियां कैसी होती हैं? स्टेपल्स के बार बार टकराने के कारण, तो अगर उसके रिबिट या उसके स्क्रू थोड़ा सा ढीले हो गए हैं तो वो ज्यादा तेज आवाज करने लगेगा फिर, या अच्छे से उनको चिपकाया नहीं गया है तो भी वो ज्यादा साउंड करेगा, और इस तरह से साउंड के लॉसेस भी आपको मिलते हैं।
तो ट्रांसफार्मर में इतने तरह की आपको हानियां मिलती है और इन सभी हानियों की वजह से ही ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर की अपेक्षा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से ये लॉसेस हैं, नोट करिए आप इनको।